आपको उसी वक्त सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है जब आप अपने आप को सफल महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं ग्रेड फर्स्ट हिंदी हेतु जो अपना पाठ्यक्रम है स्नातकोत्तर वाला, उसके अंदर अपने वक्रोक्ति सिद्धांत भी लगा हुआ है। हमने मनोविश्लेषणवाद कल देख लिया था, ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं देखा तो आज हम जो वक्रोक्ति सिद्धांत है इसको 2 पार्ट में हम पूरा करेंगे, 2 या 3 पार्ट में, 2 पार्ट में प्रयास करेंगे। तो आज पहला पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में हम समझते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है और इसको बिल्कुल अच्छे से किन किन विद्वानों ने क्या कुछ कहा है। फिर अगले पार्ट में इसके भेद देखेंगे और विभिन्न विद्वानों द्वारा वक्रोक्ति सिद्धांत के बारे में क्या कुछ कथन परिभाषाएं दिए उनको देखेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लें। देखिए साथियों, यकीन दिलाता हूँ ये जो ऑथेंटिक मैटर है और यहाँ से आपको इतना मैटर आपको गाइड में भी नहीं मिलेगा और टू द पॉइंट जहाँ से जो सवाल बन सकते हैं वो सवाल भी मैं आपको बताता है जो चलूँगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि वक्रोक्ति सिद्धांत है क्या, ठीक है। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। रही बात इस मैटर की पीडीएफ की, तो स्नातकोत्तर वाला पूरा पाठ्यक्रम करवा दूंगा मैं 4-5 रोज में सारे टॉपिक है। उसके बाद में एक साथ पीडीएफ है जो उपलब्ध करवाऊंगा, उससे पहले नहीं होगी सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत कहाँ से कैसे है जो शुरुआत में आता है। तो साहित्य में बात करें, जब ध्वनि सिद्धांत का दृढ़ स्थापन काल आया ना, उसी समय ही वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म हुआ। साहित्य में ध्वनि सिद्धांत के दृढ़ स्थापन काल में क्या वक्रोक्ति संप्रदाय का जन्म होता है। जैसे ही ध्वनि सिद्धांत की स्थापना होती है उसी समय वक्रोक्ति सिद्धांत भी संप्रदाय भी जन्म ले लेता है और इस संप्रदाय के प्रस्थापक आचार्य कुंतक हैं। पहला सवाल ये आ जाएगा, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रस्थापक आचार्य कौन है? कुंतक महोदय। पहला सवाल बन गया, ध्यान में रखना। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रस्थापक आचार्य कुंतक हो जाएंगे। चलिए ठीक है गुरुजी, समझ गए। तो कुंतक के समय में जो आचार्य आनंदवर्धन जो थे, इनका क्या था, ध्वनि सिद्धांत की महत्ता प्राय सभी आचार्यों ने स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ से वक्रोक्ति सिद्धांत के जरिए आप ये भी याद रख लेना, आनंदवर्धन के जो ध्वनि सिद्धांत था इसकी जो महत्ता है प्राय सभी आचार्यों ने क्या कर ली, स्वीकार कर ली। साहब ध्वनि सिद्धांत ठीक है, बढ़िया साहब, आनंदवर्धन साहब वाला। तो पूर्व जो आचार्य थे, पूर्व आचार्यों द्वारा प्रस्तावित अलंकार, रीति, रस, औचित्य आदि संप्रदायों का अंतर्भाव ध्वनि संप्रदाय में है, जो करके आनंदवर्धन ने उन सभी काव्य तत्वों की निश्चित रूपरेखा और महत्व स्थिर कर दिया था, ठीक है। कि जो जितने भी थे, अलंकार हो गए, रस हो गए, रस औचित्य हो गए, इन सबको ध्वनि सिद्धांत में जो समाहित कर दिया इन्होंने। चलिए बात, लेकिन जो अपने आचार्य कुंतक थे, इन्होंने ध्वनि के इस व्यापक सिद्धांत का विरोध कर वक्रोक्ति काव्य जीवितम की उद्घोषणा की। इन्होंने कहा कि ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही बात, आनंदवर्धन साहब जो आपका ध्वनि सिद्धांत है वो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा। अपन तो आपकी बात का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, काटते हैं, और हम क्या करते हैं कि नए सिद्धांत की घोषणा करते हैं, और वो सिद्धांत है वक्रोक्ति सिद्धांत। तो कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत का व्यापक विरोध किया और वक्रोक्ति काव्य जीवितम की उद्घोषणा है जो कर दी। तो ये भी कथन कई बार पूछा गया, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कौन कहते हैं, किसका है, आचार्य कुंतक का। तो भारतीय साहित्य में फिर वक्रोक्ति प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में प्रयुक्त थी और कुंतक ने इसे व्यापक रूप देकर संप्रदाय विशेष के रूप में क्या कर दिया, प्रतिष्ठित है जो कर दिया। तो इस प्रकार से वक्रोक्ति सिद्धांत की क्या होती है साहब, स्थापना होती है, जन्म होता है, ठीक है। अब हमने नींव तो भर दी है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। वक्रोक्ति की अवधारणा। अब वक्रोक्ति जो शब्द है, इस शब्द को भी तो समझे साहब कि वक्रोक्ति भला क्या है, आखिर चीज़ क्या है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय का साहब, वक्रोक्ति संप्रदाय के अंदर क्या आता है, वक्रोक्ति शब्द आता है एक, ठीक है। अब वक्रोक्ति बना कैसे है, इस माया को तो समझे। तो ये जो शब्द है वक्रोक्ति, इसमें वक्र और उक्ति इन दो के योग से है जो ये बना है। वक्रोक्ति वक्र और उक्ति के योग से बना है, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो वह उक्ति जिसमें वक्रता हो, वक्रोक्ति का अर्थ क्या हो गया, वह उक्ति जिसमें क्या हो, वक्रता हो,
अब गुरुजी वक्रता तो समझ में आ गया, लेकिन वक्रता क्या है? तो वक्र शब्द क्या होता है? कुटिल, टेढ़ा आदि अर्थों में प्रचलित है। वक्र यानी कुटिल हो, शब्द क्या? कुटिल हो, थोड़ा टेढ़ा हो, कठिन हो, इन अर्थों में वक्र का अर्थ हो जाएगा। परंतु वक्रोक्ति संप्रदाय में यह वही अर्थ रखता है जो इसमें विकसित तद्भव बांका शब्द है, एक तरीके से टेढ़ा शब्द आएगा वक्र में। अतः पारिभाषिक अर्थों में हम देखें तो वक्रोक्ति वह सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है जो सामान्य कथन से भिन्न है। यानी कि वक्रोक्ति कहाँ पर होगी साहब? सीधी सीधी कोई बात नहीं होगी, मतलब अभिधा शब्द शक्ति वाली बात नहीं होगी, सीधी कोई बात नहीं होगी, कोई चमत्कार वाली बात होगी, कोई घुमा फिरा के है जो सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ देखने को मिलेगा, वहाँ क्या होगा? वक्रोक्ति, उसको आप वक्रोक्ति कह सकते हो। तो वक्रोक्ति वह सौंदर्य में अभिव्यक्ति है जो सामान्य अर्थ से क्या होती है? भिन्न होती है साहब। अतः कुंतक की जो वक्रोक्ति है इसमें काव्य कला के संपूर्ण सौंदर्य का अंतर्भाव है जो हो जाता है। काव्य कला की जो संपूर्ण सौंदर्य उसका क्या हो जाता है? अंतर्भाव है जो हो जाता है। ठीक है गुरुजी, और थोड़ी बात समझ में आएगी। नींव तो भर दी, नींव के अंदर फिर हमने चिपां वगैरह भी लगा दी, मतलब थोड़ा और समझ गए वक्रोक्ति क्या। अब देखिए कुंतक ने क्या कहा? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। क्या कहा भाई साहब? वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो आचार्य कुंतक ने जो वक्रोक्ति काव्य जीवितम है इसमें वक्रोक्ति का लक्षण देते हुए लिखा है। क्या लिखा है? वक्रोक्ति का लक्षण बताते हुए लिखा है। वक्रोक्ति क्या? कि वक्रोक्ति विदग्धता के सौंदर्य से युक्त कथन का नाम है। क्या है? कि वक्रोक्ति विदग्धता के सौंदर्य से युक्त कथन का नाम है। और कुंतक इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए लिखते हैं प्रसिद्ध कथन से भिन्न। क्या लिखते हैं? कि प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा अर्थात वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, सीधा सीधा अर्थ कोई नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये कथन पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध कथन से भिन्न, सीधा सीधा कथन, प्रसिद्ध कथन, उससे भिन्न कोई विचित्र अभिधा अर्थात वर्णन जो शैली है वो ही क्या है? वक्रोक्ति है। ये कथन किसका है? कुंतक महोदय का। और कैसी विदग्धता की भंगिमा से युक्त उक्ति, इस प्रश्न का समाधान करते हुए वक्रोक्तिकार आगे जो कहते हैं, पंक्ति भी देते हैं। विदग्धता का अर्थ क्या बताते हैं? काव्य कला उसकी भंगिमा से युक्त विचित्र कथन, वही वक्रोक्ति है। ठीक है साहब, गुरुजी समझ रहे हैं। अब कुंतक ने रचना में निबद्ध ऐसे शब्द अर्थ को काव्य कहा है। कुंतक ने रचना में निबद्ध जो ऐसे शब्द आ जाते हैं उनको क्या कहा है? काव्य कहा है। कोई टेढ़े मेढ़े चमत्कार करने वाले शब्द है उनको क्या कहा है? काव्य कहा है। और जो वक्र कवि से युक्त तथा काव्यज्ञ पाठकों को आह्लाद प्रदान करने वाले हो उनके शब्दों में आचार्य वक्रोक्ति क्या लिखते हैं? कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी और बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद्वय आह्लाद है जो कारिणी। ये जो ऊपर अर्थ देखा उसको संस्कृत में इन्होंने इस प्रकार से लिखा। अब देखिए, यानी कि वक्रोक्ति से युक्त, रचना में निबद्ध, काव्य के मर्मज्ञ, सहृदयों को आनंद प्रदान करने वाले जो हितकारक शब्द होते हैं, और अर्थ ही क्या है? काव्य है। अब काव्य की परिभाषा के रूप में इन महोदय ने क्या लिखा है, जो प्रपंक्तियां वो लिखी है, और इसका अर्थ क्या हो गया? वक्रोक्ति से युक्त, तो यानी चमत्कार वाली टेढ़ी मेढ़ी कोई बात, तो चमत्कार बिल्कुल सीधा अर्थ नहीं हो, रचना में बिल्कुल निबद्ध हो, काव्य के मर्मज्ञ जो होते हैं उनके हृदयों में के अंदर हो, आनंद प्रदान करने वाले जो शब्द होते हैं हितकारक, वही क्या है? काव्य है। चलिए गुरुजी समझ गए। अब जो पंक्तियां थी, इन पंक्तियों को वक्रोक्ति के संबंध में आचार्य कुंतक की निम्नलिखित मान्यताएं स्पष्ट होती हैं इन पंक्तियों से। ऊपर जो भी हमने प्रक्रम देखा, जो भी पंक्तियां देखी, उनसे क्या मान्यताएं स्पष्ट होती है वक्रोक्ति के संबंध में कुंतक की? महत्वपूर्ण है, समझ लेना इस बात को और अच्छे से। पहली विशेषता क्या निकल कर आती है? कि वक्रोक्ति सामान्य कथन न होकर क्या वक्रतापूर्ण कथन है। परीक्षा में सवाल आ गया, वक्रोक्ति कथन है सामान्य, वक्रतापूर्ण, अभिधापूर्ण, इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं। तो वक्रोक्ति सामान्य कथन नहीं होकर क्या है? एक तरीके से वक्रतापूर्ण कथन है। टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ चमत्कार छिपा हुआ रहेगा उसके अंदर, वही वक्रोक्ति होगा, वरना वक्रोक्ति नहीं होगा। वक्रोक्ति सिद्धांत अगर पूछ ले तो सामान्य कथन से कुंतक का तात्पर्य क्या है? अब सामान्य कथन ये किसको मानते हैं? कि लोक और शास्त्र में प्रचलित अभिधात्मक कथन से है। सामान्य कथन क्या हो गया? लोक और शास्त्र में मतलब आपको लगे नहीं, सीधी सी बात है, वही सामान्य अर्थ। लेकिन यहाँ पर
अगली बात है कि वक्रोक्ति चमत्कारपूर्ण उक्ति होती है। वक्रोक्ति चमत्कारपूर्ण उक्ति होती है, ध्यान में रखना। वक्रोक्ति क्या है? चमत्कारपूर्ण उक्ति है जो होती है। अलंकार योजना और अन्य चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्तियां वक्रोक्ति के अंग है। अलंकार की योजना और अन्य जो चमत्कारपूर्ण जो अभिव्यक्तियां वो क्या वक्रोक्ति के ही अंग मानते हैं कुंतक महोदय। अगली बात क्या निकल कर आती है कि वक्रोक्ति में ही सहृदय सामाजिकों को आह्लादित करने की क्षमता होती है। कला विरहित कथन पाठकों को आनंद प्रदान नहीं कर सकता। कि जिस कथन के अंदर कला नहीं हो, कुछ वक्रोक्ति नहीं हो, वो पाठक को आनंद है जो प्रदान नहीं कर सकता है, आह्लादित नहीं कर सकता है। ये विशेषता निकल कर आती है निष्कर्ष के रूप में। वक्रोक्ति या काव्य कला प्रतिभाजन्य होती है। वक्रोक्ति या काव्य कला क्या होती है? प्रतिभाजन्य होती है। प्रतिभा के बिना सामान्य कथन ही संभव है, काव्य रचना है जो नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गई बात। कुंतक वक्रोक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक मानते हैं, बहुत विस्तारित मानते हैं। ये बातें निकल कर आई निष्कर्ष रूप में कि ऊपर वाला जो कथन था कि वक्रोक्ति की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है कुंतक के अनुसार। तो कुंतक क्या मानते हैं कि वक्रोक्ति का क्षेत्र क्या बिल्कुल संकुचित नहीं, व्यापक है, और उसमें काव्य के समस्त अवयवों का क्या अंतर्भाव हो जाता है, सम्मिलित हो जाते हैं ऐसा। लेकिन आगे क्या होता है? अब भाई साहब कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नया आविष्कार करता है, दूसरा उसके कंपटीटर जो होते हैं वो तो बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं है थोड़ा सा। आगे चलकर क्या होता है, आज की वीडियो में थोड़ा सा पैराग्राफ है, इतना ही समझेंगे कि इन विदों ने क्या कुछ कह दिया इसको। फिर कल वाले में देखेंगे हम परिभाषाएं वगैरह, इसके भेद वगैरह। आगे चलकर वक्रोक्ति के इस अर्थ में क्या संकोच हुआ, थोड़ा संकुचित अर्थ हुआ। आचार्य वामन ने इसे एक सामान्य अर्थ अलंकार मान दिया। तो वक्रोक्ति को एक सामान्य अलंकार किसने कह दिया? आचार्य वामन ने। यह सवाल भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। वामन ने इसे सामान्य अर्थ अलंकार कह दिया कि ये तो केवल क्या है, अर्थ होता है, उससे चमत्कार हो रहा है, अर्थ अलंकार है ये केवल। रुद्रट ने वक्रोक्ति को वाग छल पर आधारित शब्दालंकार तथा अर्थालंकार स्वीकार किया है। यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि रुद्रट ने किस आधार पर? तो वाग छल केवल की बोलने की छल के ऊपर आधारित ही क्या है, शब्दालंकार और अर्थालंकार स्वीकार कर लिया। तो सामान्य अर्थालंकार तो वामन ने स्वीकार किया था वक्रोक्ति को, और वहीं शब्दालंकार और अर्थालंकार स्वीकार कर लिया रुद्रट ने वाक छल पर आधारित। आनंदवर्धन ने क्या किया? आनंदवर्धन ने जो ध्वनि सिद्धांत वाले हैं, इन्होंने वक्रोक्ति की स्वतंत्र व्याख्या तो नहीं की है वैसे कि ये वक्रोक्ति है ये, लेकिन स्वतंत्र व्याख्या तो नहीं की, परंतु इसे विशिष्ट अलंकारों के रूप में ग्रहण करते हुए इसके सामान्य तथा व्यापक रूप को स्वीकार किया। ये विशिष्ट अलंकारों के अंदर जाएगा भाई साहब। ठीक है साहब। आनंदवर्धन ने अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को पर्याय मानते हुए सभी अलंकारों को अतिशयोक्ति गर्भित माना है, ये कह दिया इन्होंने। ठीक है, आगे अभिनव गुप्त साहब आते हैं अपने। अभिनव गुप्त साहब का कौन सा वाद बताना? अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति के सामान्य रूप को स्वीकार किया है। ठीक है, उनके अनुसार क्या अभिनव गुप्त कहते हैं कि शब्द और अर्थ की वक्रता का आशय, अभिनव गुप्त बताते हैं कि शब्द और अर्थ से इसकी जो वक्रता उसका आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है कि उनकी लोकोत्तर स्थिति और इस लोकोत्तर का अर्थ अतिशय है। और भोज साहब क्या कहते हैं? भोज ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति कि मतलब स्वाभाविक उक्ति से उत्कृष्ट परंतु रसोक्ति से निकृष्ट माना। भोज ने ये तो माना कि जो स्वाभाविक उक्ति है उससे तो उत्कृष्ट है वक्रोक्ति, जो स्वाभाविक कोई बोलता है साधारण रूप में, नॉर्मल रूप में, उससे तो ये उत्कृष्ट है, परंतु क्या है, रसोक्ति से निकृष्ट है। रस उक्ति है उससे निकृष्ट है, उससे नीचे है साहब। तो भोज ने अपना ज्ञान दिया। मम्मट ने क्या कहा कि मम्मट ने वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में ही स्वीकार किया। मम्मट ने कहा भाई साहब रेबा दो कुंतक जी, आपने तो अलंकार ये थे यार, जबरदस्ती कर रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, केवल है जो अलंकार के रूप में स्वीकार किया, और रुद्रट के आधार पर उसका कारक और भंग श्लेष भेद है जो किया है। रुद्रट के आधार पर उसका कारक और भंग श्लेष है जो भेद किया इन्होंने। वहीं रुद्रट ने इसे व्यापक रूप में स्वीकार करते हुए भी अर्थालंकार विशेष ही माना है, और आगे की परंपरा में दीक्षित ने अर्थालंकार और विश्वनाथ ने शब्दालंकार माना। आगे की परंपरा में हम देखें तो दीक्षित महोदय ने क्या कहा, ये तो क्या है, अर्थालंकार है, और विश्वनाथ महोदय ने कहा ये क्या है, शब्दालंकार है। ठीक है। और वक्रोक्ति सिद्धांत का जिस महान उद्देश्य को लेकर आरंभ किया गया, कुंतक ने तो सोचा कि मैंने कुछ विशेष बात बताई, तो जिस महान उद्देश्य को लेकर वक्रोक्ति सिद्धांत आरंभ किया गया वह उद्देश्य बाद में क्या हो गया, समाप्त हो गया एक तरीके से।
आचार्य मम्मट हो गए, विश्वनाथ, इन सभी ने इसे अलंकार विशेष का रूप प्रदान करके उक्ति वैचित्य का क्या साधन सिद्ध कर दिया। और अलंकार सिद्धांत के अति समीप आकर, अलंकार के बहुत पास आगे समीप आकर वक्रोक्ति सिद्धांत का क्या कर दिया, पतन कर दिया, पतन हो गया और वह अलंकार बनकर रह गया। तो आखिर में क्या, जो कुंतक का वक्रोक्ति है वो क्या अलंकार बनकर रह गया। और कुंतक के अतिरिक्त किसी भी आचार्य ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहना उचित नहीं समझा है। तो कुंतक साहब ने क्या कहा है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। तो पूछ लिया जाए, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा केवल कुंतक ने स्वीकार किया और किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो काव्य की आत्मा कुंतक ने माना है, किसको माना, वक्रोक्ति। इस प्रकार से सवाल है जो पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर करना है ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8200 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए साथियों, मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मैटर और ऑथेंटिक मैटर देने का, और बताते हुए, समझाते हुए चलना कि यहाँ से ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। और मुझे नहीं लगता इतनी सरल भाषा में आपने कहीं और पढ़ा होगा। हो सकता है सभी गुरुजन अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ अनूठा, कुछ अच्छे तरीके से कि आपके मस्तिष्क में एक एक चीज़ है जो बैठ जाए और सरल भाषा में। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जोड़ना।